नमस्कार दोस्तों, कई परिस्थितियों की वजह से मेरे वीडियो नहीं आ पाए थे। अब रेगुलर अपने वीडियो आएंगे और आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है अपना राजस्थान का अपवाय तंत्र। तो आज हम बात करते हैं राजस्थान के अपवाय तंत्र के बारे में। तो सबसे पहले बात ये करें कि जो राजस्थान का अपवाय तंत्र है तो अपवाय तंत्र कहते किसे हैं। तो ध्यान रखो, तो अपवाहों की बात करें अपवाह तो ध्यान रखो जो नदी है, मान लेते हैं जैसे कोई मेन नदी है, मुख्य नदी है, जैसे मान लो ये कोई मुख्य नदी है तो इस नदी का जो बहाव क्षेत्र है, जो इस नदी का बहाव क्षेत्र होगा वो क्षेत्र क्या कहलाता है, अपवाह क्षेत्र कहलाता है। प्लस इस जो मेन जो बड़ी नदी होती है, मुख्य जो नदी होती है, इस नदी के अंदर जो भी छोटी छोटी जो सहायक नदियां हैं, यानी जो सहायक नदी इसमें आके गिरती है, जैसे मान लो कोई नदी यहाँ के गिरती है कोई भी सहायक, या फिर इधर से कोई नदी सहायक नदी आके गिरती है, तो ये एक तरह से क्या बन जाता है, जाल बन जाता है। क्या बन जाता है, नदियों का जाल। तो यही कहलाता है हमारा अपवाह तंत्र। यानी जो नदी बहती है, यानी जो नदी मुख्य नदी बहती है और प्लस उसमें जो सहायक नदी आके गिरती है, तो ध्यान रखो इस प्रकार से क्या है, जैसे मान लो ये भी कोई सहायक नदी है, ये भी इसमें आके गिरेगी मुख्य नदी में, तो ये कहलाएगा इस नदी का अपवाय तंत्र। तो तंत्र का मतलब होता है एक तरह से बहाव क्षेत्र का, यानी जो नदी है या जाल, यानी जो नदियों का जो जाल है वो ही क्या कहलाएगा, हमारा अपवाह तंत्र। तो अब हम बात करेंगे राजस्थान के अपवाह तंत्र के बारे में। तो ध्यान रखो अपवाह तंत्र के आधार पर हमारे राजस्थान की नदियों को 3 भागों में बांटा गया है। ध्यान रखिए, जो राजस्थान की नदियां हैं वो हमारे 3 भागों में बहती हैं। तो देखो कौन कौन से हमारे 3 भाग हैं, हम उसके विषय में बात करेंगे। तो 3 प्रकार के अपवाह तंत्र हमारे राजस्थान के अंदर हैं। राजस्थान की नदियां 3 प्रकार के अपवाह तंत्रों में प्रवाहित होती हैं। तो कौन कौन से देखें, सबसे पहले बात करें तो आता है हमारा आंतरिक अपवाह तंत्र। कौन सा भाई, आंतरिक अपवाह तंत्र। ध्यान रखो पहला है हमारा आंतरिक अपवाह तंत्र, यानी राजस्थान की ऐसी नदियां जो अपने आंतरिक पेटी में बहती हैं, यानी मरुस्थल में बहती हैं। ध्यान रखो मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा कि कौन सी नदी कहाँ बहती है और क्यों हमारे इस आंतरिक अपवाह तंत्र में वो आती है। प्लस नेक्स्ट दूसरा प्रकार है हमारा अरब सागरीय अपवाह तंत्र। कौन सा, अरब सागरीय अपवाह तंत्र। और तीसरा प्रकार है हमारा बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र। तो समझें कि जो हमारे 3 प्रकार हैं राजस्थान के अंदर, जो अपवाह तंत्र है वो इन 3 भागों में बटा हुआ है, आंतरिक अपवाह तंत्र या अरब सागरीय अपवाह तंत्र और बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र। यानी राजस्थान की ऐसी नदियां जिनका जल मरुस्थल में जाके, कहाँ, मरुस्थल में, यानी जो नदियां मरुस्थल में विलुप्त हो जाती हैं वो कहलाती है हमारी आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियां। ठीक है, तो आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियां वही आती हैं जो मरुस्थल में विलुप्त हो जाती हैं, वो कहलाती है हमारी आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियां। प्लस जो आंतरिक अपवाह तंत्र है, ध्यान रखिए ये राजस्थान के लगभग 60 या 60.2% भाग पर फैला हुआ है। यानी जो राजस्थान की जो आंतरिक अपवाह तंत्र की जो नदियां हैं वो राजस्थान के कितने परसेंट भाग पर फैली हुई हैं, 60 या 60.2% भाग पर जो परसेंट है नदियों का वो किसका आता है, आंतरिक अपवाह तंत्र का आता है। प्लस अब बात करें हम अरब सागरीय अपवाह तंत्र के विषय में। तो अरब सागरीय जो अपवाह तंत्र है, ध्यान रखो राजस्थान की ऐसी नदियां जो अपना जल अरब सागर में लेके जाती हैं, यानी जिनका जल कहाँ गिरता है, अरब सागर में जाके गिरता है, तो वो कौन सी कहलाएंगी, अरब सागरीय अपवाह तंत्र की नदियां कहलाएंगी। ध्यान रखिए हमारे राजस्थान की ऐसे मुख्यतः 4 नदी हैं जो कि कहाँ गिरती हैं, कच्छ की रण और खंभात की खाड़ी में गिरती है। मैं आपको जब विस्तार पूर्वक जब अरब सागरीय अपवाह तंत्र पढ़ाऊंगा उस समय आपको बताऊंगा कौन सी नदी वहाँ गिरती है हमारी। तो ये हमारे राजस्थान के 16% भाग पर फैली हुई हैं अरब सागरीय अपवाह तंत्र की नदियाँ। प्लस अब बात करते हैं हम बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र के विषय में। तो ध्यान रखो जो नदियाँ हमारी ने राजस्थान की ऐसी नदियाँ जिनका जल बंगाल की खाड़ी में जाके गिरता है, कहाँ गिरता है भाई, बंगाल की खाड़ी में, तो वो हमारा तंत्र कहलाएगा बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र। तो ध्यान रखो जो बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र है तो राजस्थान की ऐसी नदियां 24% भाग पर फैली हुई हैं जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल लेके जाती हैं या गिराती हैं। ध्यान रखिए तो ये हमारे 3 प्रकार के अपवाह तंत्र, भाग 3 भागों में बटा हुआ है हमारी नदियाँ राजस्थान की, आंतरिक अपवाह तंत्र, अरब सागरीय अपवाह तंत्र, बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र। जो कि अगर मान लो पूछ ले जाए कि आंतरिक अपवाह तंत्र की जो नदियाँ राजस्थान के कितने % भाग पर फैली हुई हैं, तो 60 या 60.2% भाग पर फैली हुई है। अरब सागरीय अपवाह तंत्र 16% भाग पर
फैला हुआ है। बंगाल की खाड़ी अभ्याय तंत्र 24 भाग पर फैला हुआ है। तो ये है हमारे 3 प्रकार के अभ्याय तंत्र। तो हम अब विस्तार पूर्वक इनके बारे में अध्ययन करेंगे कि राजस्थान की ऐसी कौन कौन सी नदियां हैं जो आंतरिक पेटे में बहती हैं या आंतरिक अभ्याय तंत्र के अंदर आती हैं, प्लस जो अरब सागरीय अभ्याय तंत्र है उसमें कौन कौन सी नदियां हमारी आती हैं या सम्मिलित होती हैं, प्लस नेक्स्ट है हमारी बंगाल की खाड़ी अभ्याय तंत्र, यानी राजस्थान की ऐसी कौन कौन सी नदियां हैं जिनका जल बंगाल की खाड़ी में जाता है, तो वो कहलाती है हमारी बंगाल की खाड़ी अभ्याय तंत्र। तो आज पढ़ते हैं हम आंतरिक अभ्याय तंत्र के विषय में। आज इसी के विषय में बात करेंगे हम, आंतरिक अभ्याय तंत्र के विषय में। तो देखो अब बात करते हैं हम आंतरिक अभ्याय तंत्र की नदियाँ, ठीक है। तो अब बात करने वाले हैं कि आंतरिक अभ्याय तंत्र की जो नदियां हैं वो हमारी कौन कौन सी हैं और राजस्थान के कौन कौन से जिलों में कहाँ कहाँ बहती हैं। तो देखें अब यहाँ हम पढ़ते हैं विस्तार पूर्वक, मैप के माध्यम से पढ़ेंगे। तो मान लेते हैं ये अपना मैप है, ठीक है। मान लो ये अपना राजस्थान का मैप है और हम बात करेंगे अब आंतरिक अभ्याय तंत्र की नदियों के विषय में, यानी हमारी आंतरिक अभ्याय तंत्र की जो नदियां हैं वो कौन कौन सी नदियां हैं। तो देखो इसको बात करेंगे हम ट्रिक के माध्यम से, बहुत ही शानदार ट्रिक है, आप आराम से पढ़ें, ध्यानपूर्वक पढ़ें, ध्यान से वीडियो देखें, आपके समझ में आसानी से ये वीडियो आएगी। तो देखो अगर बात करें ट्रिक की तो ध्यान रखो कौन कौन सी जो मुख्यतः जो नदी है हम उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए अब बात करते हैं ट्रिक के बारे में। तो देखो कौन कौन सी हमारी जो आंतरिक अभ्याय तंत्र के अंदर आती है। साका का घम रूपा रूपनगढ़ की, साका का घम रूपा रूपनगढ़ की। तो देखो ये है ट्रिक, बहुत अच्छी ट्रिक है। देखिए यानी जो हमारी आंतरिक अभ्याय तंत्र की जो मुख्य नदी है वो कौन कौन सी हैं आपको इसके बारे में समझ में आ जाएंगे। देखिए साका का घम रूपा रूपनगढ़ की, सा का मत होता है सावी, सावी नदी, सा का मत होता है सावी नदी, प्लस का मत होता है कांतली, कांतली नदी जिसको काटली नदी भी कहा जाता है, प्लस का मत होता है काकनी जिसको काकनी भी बोलते हैं काकनी, प्लस नेक्स्ट घग्गर नदी, घग्गर नदी, माँ का मत होता है मेंथा नदी, मेंथा नदी, रूपा का मत होता है रूपा रेल, रूपा रेल, और रूपनगढ़ का मतलब रूपनगढ़ ही होता है। तो हमारी ये मुख्यतः नदी है जो आंतरिक अभ्याय तंत्र के अंदर आती हैं राजस्थान की। देखिए साका का घम रूपा रूपनगढ़ की, यानी साका सावी, काका कांतली, काका काकनी, घाका घग्गर, माँ का मेंथा, रूपा का रूपा रेल, और रूपनगढ़ का मतलब रूपनगढ़ ही होता है। तो ये है हमारे आंतरिक अभ्याय तंत्र की नदियाँ। अब देखो हम बात करें कि इन नदियों का उद्गम कहाँ से होता है और ये कहाँ प्रवाहित होती हैं और कहाँ जाके विलुप्त हो जाती हैं, हमारे राजस्थान के मरुस्थल में कहाँ कहाँ बहती हैं। तो देखो एक एक नदी के बारे में हम बात करेंगे, तो ध्यानपूर्वक पढ़ें इसको। सबसे पहले बात करें हम सावी के बारे में। तो देखो ट्रिक के हिसाब से पढ़ते रहे जो नदी है। सबसे पहले बात करते हैं हम सावी के विषय में। तो देखो सावी नदी के बारे में बात करते हैं। तो सावी नदी का उद्गम जो होता है, मान लेते हैं ये जयपुर है और इसका उद्गम जयपुर से ही होता है। ध्यान रखें हमारी सावी नदी का उद्गम होता है जयपुर से, और जयपुर में जो पहाड़ियाँ पड़ती हैं वो पड़ती हैं हमारी शेवर की पहाड़ियाँ, ठीक है। हम बात कर रहे हैं सावी नदी के विषय में, ठीक है। किस नदी के विषय में कर रहे हैं बात? सावी नदी के विषय में बातें कर रहे हैं। तो ध्यान रखो सावी नदी का जो उद्गम होता है वो होता है शेवर की पहाड़ियों से। कहाँ से होता है भाई? शेवर की पहाड़ियों से होता है। यहाँ से होता है हमारा उद्गम, किसका? सावी नदी का। तो यहाँ से उद्गम होने के बाद ये बात ध्यान रखें आप, जो शेवर की पहाड़ियाँ हैं ये जयपुर के अंदर हैं, और शेवर जो सरसों अनुसंधान केंद्र है वो भरतपुर के अंदर है। क्लियर? तो देखो अब सावी नदी का उद्गम होता है शेवर की पहाड़ियाँ जयपुर से। इसके बाद यहाँ निकलने के बाद आगे चलती है ये, और यहाँ एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है अपना अलवर। कौन सा पड़ता है? अलवर। तो अलवर को क्रॉस करते हुए सीधी जाके हरियाणा में चली जाती है, और यहाँ हरियाणा के अंदर ध्यान रखें रेवाड़ी के पास में एक गाँव पड़ता है जो है पटौदी गाँव। कौन सा गाँव है? पटौदी। तो ध्यान रखो पटौदी गांव में जाके ये विलुप्त हो जाती है, जो कहाँ आता है? रेवाड़ी भी। और रेवाड़ी कहाँ है? हमारे हरियाणा के अंदर। ध्यान रखें हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट है। तो पटौदी गांव में जाके विलुप्त हो जाती है। कहते हैं कि यहाँ एक पास में ही नफजगढ़ के कोई झील है, वहाँ जाके विलुप्त होती है। तो पटौदी गांव में जाके ये विलुप्त हो जाती है। कौन सी नदी? हमारी सावी नदी। जो सावी नदी है इसकी कुल लंबाई है 185 किलोमीटर। कितनी नदी कितनी लंबाई है? 185 किलोमीटर, ठीक है। अब ये कहाँ के जाती है? ज़्यादातर अलवर में होके, यानी कहते हैं कि अलवर जिले की
समझ लेना, अलवर ज़िले की सबसे लंबी नदी, यानी अलवर ज़िले की ये ध्यान रखें सबसे लंबी नदी है भाई। अलवर ज़िले की सबसे लंबी नदी कौन सी है हमारी? सावी नदी। प्लस अलवर ज़िले के मध्य में मतलब ये जाती है कौन सी? सावी नदी। जयपुर के अंदर ही इसी नदी के किनारे क्या है, एक सभ्यता विकसित हुई थी जिसका नाम है जोधपुरा सभ्यता। कौन सी सभ्यता भाई? जोधपुरा सभ्यता। तो ध्यान रखो, जोधपुरा सभ्यता सावी नदी के किनारे है और कहाँ पर है ये? जयपुर के अंदर है। बस यही है हमारी सावी नदी के बारे में। ध्यान रखें, सावी नदी का उद्गम शेवर की पहाड़ियाँ जयपुर से होता है, फिर ये अलवर की तरफ जाती है और अलवर जिले की ये सबसे लंबी नदी है। सावी नदी की कुल लंबाई 185 किलोमीटर है। इसके बाद में ये हमारे हरियाणा में पटौदी गांव में जाके विलुप्त हो जाती है, जो कि रेवाड़ी जिले में पड़ता है, हरियाणा डिस्ट्रिक्ट में, हरियाणा राज्य में पड़ता है। ध्यान रखें, यही अपनी कौन सी? शावी नदी। तो शावी नदी क्लियर। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम कांतली नदी के विषय में। किसमें? शावी क्लियर। अब बात करते हैं कांतली के विषय में। तो देखो, कांतली की बात करें तो कांतली के बारे में ध्यान सुने। शावी क्लियर, आप इसको आराम से लिखते भी रहें और समझते भी रहें, ठीक है। अब बात करते हैं हम कांतली नदी के विषय में। किसके विषय में? कांतली नदी के विषय में। तो देखो, कांतली के बारे में बात करें, इधर सीकर, इधर क्या है? सीकर है, ठीक है। तो सीकर में क्या पड़ती है? यहाँ पहाड़ियाँ पड़ती हैं हमारी, खंडेला की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ी पड़ती हैं? खंडेला की पहाड़ियाँ। ध्यान रखें, जो खंडेला की पहाड़ियाँ हैं ये आती हैं हमारी कहाँ? सीकर के अंदर, ठीक है। सीकर के अंदर आती हैं खंडेला की पहाड़ियाँ और यहीं से उद्गम होता है हमारी कांतली नदी का उद्गम होता है। किसका होता है भाई? कांतली नदी का उद्गम होता है। तो कांतली नदी का उद्गम खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर से होता है। यहाँ से निकलने के बाद ये आगे चलती है और यहाँ डिस्ट्रिक्ट पड़ता है हमारा झुंझुनू। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? झुंझुनू। इसके बाद आगे चलते हैं तो यहाँ आता है चोरू, ठीक है। तो ये आगे चलती है झुंझुनू को क्रॉस करते हुए और यहाँ जाके इधर एक गांव पड़ता है मंडरेला। कौन सा गांव पड़ता है? मंडरेला गांव। ध्यान रखो, जो मंडरेला गांव है यहाँ जाके विलुप्त तो हो जाती है कौन सी नदी? कांतली नदी। और कांतली नदी की कुल लंबाई है हमारी 134 किलोमीटर। कितनी लंबाई है भाई? 134 किलोमीटर। तो ध्यान रखो, कांतली नदी का उद्गम खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर से होता है और ये आगे चलती है और झुंझुनू जिले को ध्यान रखो 2 भागों में विभाजित कर देती है। झुंझुनू जिले को 2 भागों में विभाजित करने वाली नदी है। ध्यान रख लेना, 2 भागों में विभाजित करती है। कौन सी नदी? कांतली नदी। तो आपसे अगर मान लो पूछ ले जाए कि कौन सी नदी झुंझुनू जिले को 2 भागों में विभाजित करती है, तो ध्यान रखिए अपनी कांतली नदी है। और ये मंडरेला में जाके झुंझुनू में, ध्यान रखिए जो मंडरेला गांव है ये चोरू और झुंझुनू की सीमा पर पड़ता है, पर मंडरेला झुंझुनू में ही आता है। क्योंकि आपको बता दूं, ध्यान रखें, क्योंकि चोरू और बीकानेर, यहाँ एक डिस्ट्रिक्ट हो रहा है बीकानेर, ये राजस्थान के 2 ऐसे ज़िले हैं जहाँ कोई भी नदी नहीं बहती। यहाँ कोई भी नदी नहीं बहती है। ध्यान रखें, राजस्थान के 2 ज़िले चूरू और बीकानेर हैं जहाँ कोई भी नदी नहीं बहती। क्लियर। अब देखो, चलो इसके बारे में बात कर रहे थे हम। किसके बारे में? कांतली के बारे में। तो कांतली कुल लंबाई कितनी है? 134 किलोमीटर। प्लस कांतली का उद्गम कहाँ से हुआ है? खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर से हुआ है। फिर इसके बाद ये झुंझुनू को 2 भागों में विभाजित करते हुए मंडरेला गांव में जाके विलुप्त हो जाती है। कुल लंबाई 134 किलोमीटर है। अब क्या होता है, इस नदी के किनारे ही सीकर में एक सभ्यता विकसित हुई थी, गणेश्वर सभ्यता। कौन सी हुई है भाई? गणेश्वर सभ्यता। ध्यान रखें, जो गणेश्वर सभ्यता है वो इसी नदी के किनारे विकसित हुई थी, जो कि सीकर में आती है। प्लस झुंझुनू में एक सभ्यता विकसित हुई थी जिसका नाम है सुनारी सभ्यता। कौन सी भाई? सुनारी सभ्यता। तो ध्यान रखो, इस नदी के किनारे 2 सभ्यताएं विकसित हुई थी। एक है गणेश्वर सभ्यता, जिसे कहते हैं ताम्रवती, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। क्या बोलते हैं इसको? ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। ध्यान रखें, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है, ठीक है। प्लस सुनारी सभ्यता है, ये झुंझुनू में आती है, और गणेश्वर सभ्यता ये सीकर में आती है। दोनों ही सभ्यताएं कांतली नदी के किनारे ही विकसित हुई हैं, ठीक है। प्लस अब हमारी जो ये कांतली नदी है, इसका जो बहाव क्षेत्र है, यानी ये जो बहाव क्षेत्र है जहाँ ये बह रही है, ये बहाव क्षेत्र कहलाता है तोरावाटी। क्या कहलाता है?
तोरावटी। यदि मान लो पूछ लिया जाए कि किस नदी के भाव क्षेत्र को तोरावटी कहा जाता है, तो ध्यान रखें अपने कांतरी नदी का भाव क्षेत्र ही तोरावटी कहलाता है। प्लस आंतरिक अपाय तंत्र की सबसे लंबी नदी पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली, यानी पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक अपाय तंत्र की ये सबसे लंबी नदी है। ये इसको क्वेश्चन को ध्यान से सुने, यानी पूर्णतः राजस्थान के अंदर बहने वाली, क्योंकि इसका उद्गम और समापन राजस्थान में ही होता है और इसकी कुल लंबाई 134 किलोमीटर है, यानी पूर्णतः ही अपने राजस्थान के अंदर ही बह रही है। इसलिए ध्यान रखें ये आंतरिक अपाय तंत्र की राजस्थान के अंदर पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ठीक है, अगर मान लो आपसे पूछ लिया जाए कि आंतरिक अपाय तंत्र की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तब तो आएगी घग्गर। ठीक है, और अगर आंतरिक अपाय तंत्र के बारे में और पूछे ये क्वेश्चन, वो कहें कि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली नदी कौन सी है, तो आएगी अपनी कांतरी नदी। ठीक है, यही है अपनी कांतरी के बारे में बस। तो आप दोबारा बताता हूँ, दोबारा सुने। कांतरी नदी, देखो कांतरी नदी का उद्गम होता है खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर से, फिर इसके पश्चात क्या है झुंझुनू में प्रवेश करती है और झुंझुनू को 2 भागों में विभाजित करते हुए और आगे जाके चूरू और झुंझुनू की सीमा पर एक गाँव पड़ता है मंडरेला, जो कि आता है झुंझुनू के अंदर ही आता है। ध्यान रखें चूरू और बीकानेर राजस्थान के 2 ऐसे जिले हैं जहाँ कोई भी नदी नहीं बहती। प्लस इस कुल लंबाई कितनी है इनकी, 134 किलोमीटर लंबाई है। कांतरी नदी की कुल लंबाई 134 किलोमीटर, यानी पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक अपाय तंत्र की सबसे लंबी नदी है। प्लस इसका जो भाव क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, तोरावटी। क्या कहलाता है भाई, तोरावटी। ठीक है, इसका भाव क्षेत्र तोरावटी कहलाता है। प्लस इस नदी के किनारे जो सभ्यताएं विकसित हुई हैं वो कौन कौन सी हैं, गणेश्वर और सुनारी। कौन कौन सी हैं, गणेश्वर और सुनारी सभ्यताएं। ये 2 ऐसी सभ्यताएं हैं जो इस नदी किनारे विकसित हुई थी। बस यही है हमारी कांतरी नदी के विषय में। प्लस नेक्स्ट बात करते हैं काकनी नदी के विषय में। नेक्स्ट बात करेंगे काकनी नदी के विषय में। तो देखो अब ये आराम से आप उतार लें, वीडियो 1-2 बार देखना, आराम से आपको याद भी हो जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, काकनी नदी के विषय में। तो देखो अब बात करें, एक बार मिटा देता हूँ मैं, ध्यान रखें ट्रिक ब्रिक को जो भी है। अब बात करते हैं हम काकनी के विषय में। तो देखो काकनी नदी का उद्गम जैसलमेर इधर है, तो यहाँ से मान लेते हैं, यहाँ जैसलमेर में यहाँ से उद्गम होता है। बात कर रहे हैं हम काकनी नदी के विषय में। इसी नदी को कहते हैं काकन्य। क्या बोलते हैं इसको, काकन्य भी इसी को कहा जाता है। और काकन्य या काकनी नदी का उद्गम होता है जैसलमेर में, और जैसलमेर में एक गांव है जिसका नाम है कोठारी। कहीं कहीं आप कोठारी पढ़ोगे या कोठरी गांव पढ़ोगे, ध्यान रखो कोठरी गांव या कोठारी गांव जैसलमेर से उद्गम होता है। किस नदी का, काकनी नदी का। इसके पश्चात यहाँ उद्गम होने के बाद आगे चलती है, और यहाँ चलने के पश्चात तो ध्यान रखो एक गांव पड़ता है रूपसी गांव। कौन सा गांव पड़ता है, रूपसी गांव। तो इस रूपसी गांव में क्या है, ये नदी एक झील का निर्माण करती है जिसका नाम है बुज झील। क्या नाम है, बुज झील। तो इस बुज झील का ये निर्माण करती है कौन सी नदी, हमारी काकनी नदी। इसके पश्चात क्या है, ये आगे चल के यहाँ एक खाड़ी पड़ती है मीठा की खाड़ी। कौन सी पड़ती है भाई, मीठा की खाड़ी। तो मीठा की खाड़ी में जाके ये गिर जाती है। ध्यान रखिए ये मीठा की खाड़ी में जाके गिर जाती है, कौन सी, काकनी नदी। प्लस इस नदी की जो कुल लंबाई है वो 17 किलोमीटर है। कितनी लंबाई है, 17 किलोमीटर। यानी आंतरिक अपाय तंत्र की सबसे छोटी नदी हमारी कौन सी है, काकनी नदी। प्लस इसी नदी को ध्यान रखो स्थानीय भाषा में बोलते हैं मसूरदी। क्या बोलते हैं इसको, मसूरदी। ध्यान रखो स्थानीय भाषा में कहते हैं इसको मसूरदी। इसको स्थानीय भाषा में मसूरदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्या जाना जाता है, मसूरदी के नाम से जाना जाता है। तो ये हुई हमारी काकनी नदी। दोबारा सुने आराम से। ठीक है, देखो इसका उद्गम होता है काकनी का कोठारी गांव जैसलमेर से। यहाँ से उद्गम होने के बाद आगे चलती है तो यहाँ एक गांव पड़ता है रूपसी गांव, जहाँ पर एक निर्माण करती है बुज झील का निर्माण करती है। इसके बाद आगे बढ़ के ये खाड़ी पड़ती है मीठा की खाड़ी, और यहाँ जाके ये विलुप्त हो जाती है और समाप्त हो जाती है। कौन सी नदी हमारी, काकनी नदी। प्लस जो स्थानीय इसका नाम है वो है मसूरदी। क्या नाम है इसका स्थानीय, मसूरदी इसका स्थानीय नाम है। प्लस इसकी कुल लंबाई है 17 किलोमीटर। कितनी लंबाई है, 17
किलोमीटर। तो आंतरिक अपाय तंत्र की सबसे छोटी नदी हमारी यही है, कौन सी? काकनी नदी या काकनी नदी या मसूरदी नदी, ध्यान रखो इसी को ही बोलते हैं। तो ये बात हुई हमारी काकनी के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं घग्गर के विषय में। नेक्स्ट बात करते हैं